हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज आरसी एसी सर्किट। तो स्टूडेंट्स, आरसी सर्किट को हम जे ऑपरेटर मेथड से और फेजर मेथड से, दोनों ही मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम फेजर मेथड से पढ़ेंगे, फिर हम जे ऑपरेटर मेथड से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करते रहें स्टूडेंट। नहीं तो ये वीडियो और ये चैनल यूट्यूब के समुद्र में कहीं खो जाएगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिलता रहे और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता रहे ये वीडियो स्टूडेंट। इसके लिए आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। और एक बात और बता दें, जो हमारे पीछे के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के, जैसे कि हमने डीसी सर्किट थ्योरम और डीसी सर्किट थ्योरम के ऊपर या डीसी सर्किट के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, और साथ ही साथ हम एसी सर्किट को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम आरसी एसी सर्किट को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक सीरीज आरसी सर्किट बना रखा है और इसको एक सप्लाई दे रखा है E = E0 sin ओमेगा t, एक एसी सप्लाई दे रखा है। तो हमारा इस लेक्चर में हमारा मकसद क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के फंक्शन को हम निकालना चाहते हैं, उस करंट के हम फंक्शन को निकालना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उस करंट का फंक्शन अगर हमको निकालना है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इस करंट का फंक्शन अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो हमको पता है कि भाई अगर ये साइनोसाइडल है तो ये इस करंट का फंक्शन भी कुछ साइनोसाइडल ही आएगा, जिसमें पीक होगा I0 होगा, I0 यानी पीक करंट होगा, और साथ ही साथ साइन और ये ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और साथ ही साथ कुछ फेज का डिफरेंस आएगा। ये हमें कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चला सर। तो ये हमने जब प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रजिस्टर सर्किट इनको देखा था, तो हमें वहाँ से आइडिया लगा था कि भाई इसी तरह का कुछ I0 निकल के आया था जब हमने इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था, और उससे हमने इसको निकाला था। यहाँ पे हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में हमारा फेजर मेथड या जे ऑपरेटर मेथड ज़्यादा आसान है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने मान लिया कि भाई करंट इस सर्किट में इतना फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट अगर सीरीज में है, आर और सी अगर सीरीज में है, तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम होगी, मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी यही करंट जा रहा होगा और इसमें भी यही करंट जा रहा होगा, सी के अंदर भी यही करंट जा रहा होगा। तो चलिए फेजर ड्रॉ करते हैं पहले करंट का। तो करंट का फेजर अगर हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो फेजर में जानते हैं, यहाँ पे मैं फेज बना लेता हूँ। ये फेज मैं ωt+φ लिख देता हूँ, जो कि करंट का फेज है। तो यहाँ पे साथ ही इसका पीक ड्रॉ करते हैं बस। तो करंट का पीक कितना है, I0 है। करंट का पीक कितना है स्टूडेंट, I0 है। तो इसका एंगल लिख दिया फेजर में, और करंट का पीक, क्योंकि फेजर में पीक ड्रॉ करते हैं और एंगल लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा VR, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VC। तो स्टूडेंट फेजर बना रहा हूँ, तो फेजर में मैं VR का पीक लूँगा और VC का पीक लूँगा, ठीक है। तो VR और VC, तो एक बात हमको पता है स्टूडेंट कि VR जो है उसी फेज में होता है जिस फेज में करंट होता है। तो यानी जो VR वाला होगा उसका जो फेजर बनेगा वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर आएगा। जो VR होगा वो उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट I0 × R, और उसका फेजर भी इसी करंट के फेजर के ऊपर बनेगा, क्योंकि उसका भी फेज वही होगा जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, उसका भी फेज वही होगा जो इस करंट का फेज है। तो करंट का फेज है ωt+φ, तो जो रजिस्टिव वोल्टेज है VR है स्टूडेंट, ये VR है, इसका भी फेज कितना होगा, इसका भी फेज होगा ωt+φ, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि भाई ये जो VC है, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, इसका फेज क्या होगा। तो इसका फेज हमने देखा है कि भाई जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर में, जो वोल्टेज यानी करंट जो है कैपेसिटर में क्या करता है, करंट कैपेसिटर में क्या करता है स्टूडेंट, करंट कैपेसिटर में लीड करता है। यानी वोल्टेज से करंट का, अगर प्योर कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज से करंट का फेज π/2 आगे होता है। तो यानी यहाँ पे करंट हमने पहले बना रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर का वोल्टेज कहीं ना कहीं पीछे होगा, तभी तो करंट इससे आगे होगा। क्योंकि स्टूडेंट पता है आपको, फेज में पीछे होता है π/2 से, तो अगर π/2 से पीछे होना है तो इसको हम किधर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। क्योंकि वोल्टेज जो होगा, जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, उसका फेज कितना होगा, ωt+φ - π/2। तो -π/2 होने के कारण ये नीचे की तरफ आएगा स्टूडेंट इसका फेज। तो मैंने, क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, तो मुझे -π/2 बनाना था, तो मैंने नीचे बनाया। ये VC की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पीक ही लिखना है स्टूडेंट। तो पीक, क्योंकि करंट सेम जा रहा है, तो पीक का वैल्यू कितना होता है, I0 × XC।
क्योंकि अगर आपको करंट पता हो कैपेसिटर से और इसके क्रॉस आपको पीक वोल्टेज लिखना हो तो कितना होगा I नॉट इंटू XC, और ये इसका फेज होगा। यही क्या है स्टूडेंट, यही हमारा क्या है, यही हमारा VC है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दो वोल्टेज बन गया, एक वोल्टेज बन गया इधर की तरफ VR, दो वेक्टर बन गया, एक बन गया इधर की तरफ VR और एक नीचे की तरफ बन गया VC, नीचे की तरफ बन गया VC। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो E नॉट के बराबर होगा। अगर मैं फेजर में बात करूँ, क्योंकि फेजर में केवल पीक दिखता है, तो अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के पीक का जो रिजल्टेंट होगा वो फेजर देगा। तो फेजर की वैल्यू कितनी, तो पीक वही जो होगा वो E नॉट देगा। तो E नॉट की वैल्यू कहीं इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। और E नॉट की वैल्यू होगी कितनी स्टूडेंट, तो अगर आप जाने कि दो वेक्टर अगर A और B या A और B दो वेक्टर अगर ऐसे हैं तो इनका अगर आप वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और हमको पता है कि भाई इन दोनों का पीक का अगर रिजल्टेंट निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों का एडिशन एक साथ अगर उनका फेजर एडिशन करूंगा तो E नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि इनके क्रॉस जो वोल्टेज का सम है दोनों के क्रॉस वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्योंकि फेजर में कर रहे हैं तो फेजर में मुझे कौन सा सम लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो फेजर को क्योंकि हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो इसको हमें वेक्टर सम लेना होगा। तो वेक्टर सम के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो VR को क्या लिख सकते हैं, तो E नॉट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट, VR को हम लिख सकते हैं I नॉट स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर इंटू XC का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा मोटिव क्या था, I नॉट निकालना। तो यहाँ से I नॉट आ जाएगा कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ I नॉट स्क्वायर कॉमन लूँगा तो I नॉट रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ स्टूडेंट तो ये निकल के आएगा E नॉट विल बी इक्वल टू I नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से I नॉट का फंक्शन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, I नॉट का फंक्शन आ जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को जानते हैं, इसी को हम एक नाम और देते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस होता क्या है, तो इम्पीडेंस हम वही कह रहे थे स्टूडेंट, इम्पीडेंस इज जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस। मतलब इसका काम वही है, जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या होता था, रेजिस्टेंस का काम होता है टू अपोज द करंट, है ना। तो यहाँ इम्पीडेंस का काम भी है कि टू अपोज द करंट। तो जब हम RC सर्किट हो, RL सर्किट हो तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसा हमने पीछे देखा था। इसकी यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, ओम होती है। ठीक है ना। तो हमने I नॉट निकाल लिया स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं भाई कि ये फाई कैसे निकालते हैं, फिर ये फाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट फाई कैसे निकालेंगे आप, कैसे देखिए। तो VR का फेज कितना है, VR का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो फेज आया, ये फेज कितना होगा, अगर इधर फेजर आया है, ये रिजल्टेंट फेजर इधर आया है, तो इसका फेज कितना होगा स्टूडेंट, जो E नॉट का फेज होगा, E नॉट का फेज कितना होगा, ओमेगा टी। E नॉट का फेज होगा ओमेगा टी। तो यानी जो रिजल्टेंट आपने निकाला है उसका फेज तो ये वाले फेज के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज का रिजल्टेंट ही तो E नॉट साइन ओमेगा टी है, और उसका फेज कितना होगा, ओमेगा टी के बराबर, है ना। तो हम देख रहे हैं भाई कि अगर ये ओमेगा टी है तो जो ये फाई वाला एंगल मैंने ले रखा है वो यही तो है, ये फाई वाला एंगल जो मैंने ले रखा है कि भाई ओमेगा टी से फाई आगे करंट का फेजर है, तो यानी फाई वाला एंगल यही है, ये वाला जो एंगल है यही फाई है। तो इसको हमें निकालना है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर दो वेक्टर है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, tan फाई इज इक्वल्स टू b बाई ए। तो इसी तरह से अगर मैं tan फाई को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो tan फाई को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे, VC बाई वी आर। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, XC बाई आर। इसी को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना निकल के गया, XC बाई आर। तो यहाँ से फाई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। फाई कितना होगा स्टूडेंट, फाई होगा tan इनवर्स XC बाई आर। ठीक है, tan इनवर्स XC बाई आर। तो हमने क्या किया, करंट का पहले मान लिया, फिर ओमेगा टी प्लस फाई होगा, फिर हमने रिजल्टेंट निकाला, वोल्टेज का फेजर अपने आप आने दिया। तो हमने देखा वोल्टेज का फेजर नीचे आ रहा था, तो हमको सीधी सी बात पता है कि जो इनके क्रॉस वोल्टेज होगा वही तो जो ये वोल्टेज होगा, इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, वही किसके बराबर है, इस वाले फेजर के बराबर है, इसका जो फेजर बनेगा उसके बराबर है। तो यानी अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, यानी ओमेगा टी का भी फेजर, यानी इसका भी फेजर इधर ही होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट हमको कंपेरिजन करके लगा कि अच्छा अगर ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो प्लस फाई होने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन
डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, फाई, और इस फाई की वैल्यू हमने tan इनवर्स XC/R करके निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट करिए। फिर इसी सर्किट को हम कैसे देखेंगे, जे ऑपरेटर मेथड से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी सर्किट को हम जे ऑपरेटर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर जे ऑपरेटर मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ई नॉट, जो ई नॉट होगा किसके बराबर होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा VR, और हमको पता है कि अगर ये जो R का वोल्टेज है VR, तो वो करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट से जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो π/2 पीछे होता है। तो जानते हैं स्टूडेंट, जब किसी नंबर से हम J को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर को π/2 आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो हमें क्या करना है, VC को π/2 पीछे करना है। तो हमने VC को जब π/2 पीछे करेंगे स्टूडेंट, तो VC को π/2 पीछे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको क्या लिखना होगा हमें, VCJ कैप या VCJ, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट, तो VR की वैल्यू डाल दीजिए। VR की वैल्यू कितनी है, VR की वैल्यू लिख सकते हैं आप I0 × R, और VCJ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं I0 × XC। VC की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, I0 × XCJ, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से आप जानते हैं कि अगर आपको 2 वोल्टेज मिल गया है तो E0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसको वेक्टर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो E0 विल बी इक्वल टू, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड निकालें, जैसे I कैप J कैप आ जाए आपको, तो आप कैसे निकलते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे, √ जो I का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऐसे ही। तो यहाँ मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा I0 × R का होल स्क्वायर प्लस I0 × XC का होल स्क्वायर। और अगेन स्टूडेंट आप देख सकते हैं पिछले वाले की तरह बनेगा, तो अगेन रिजल्ट विल बी सेम, एंड I0 विल बी इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई √ R² प्लस XC का होल स्क्वायर। अगेन यही बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो E0 आया वो हम देखते हैं कि I0/R से क्या होगा, पीछे, यानी जो VR का वोल्टेज होगा उससे क्या होगा, पीछे होगा। कैसे पता चला, क्योंकि अगर हम एंगल निकालें स्टूडेंट यहाँ से, तो एंगल निकालने का इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है। एंगल निकालने का इसमें फार्मूला होता है स्टूडेंट, tan phi = डायरेक्ट J डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे कितना है, माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये आएगा स्टूडेंट। अब आपको लग रहा होगा कि ये रिजल्ट गलत आ गया, तो ये रिजल्ट बिल्कुल गलत नहीं आया। अगर ये क्या कह रहा है कि अगर VR का वोल्टेज ये है, अगर VR के वोल्टेज को रेफरेंस माना है स्टूडेंट, इसी रेफरेंस से हमने ये वोल्टेज लिखा है, और इसी रेफरेंस से ये E0 का भी वेक्टर लिखा जाएगा, तो VR को हमने रेफरेंस माना है। तो यानी ये कह रहा है कि भाई जो VR को अगर आप रेफरेंस मानोगे तो VR का फेज चाहे जो भी हो, यहाँ पे अगर VR के फेज के मान के, तो VR का फेज वही होगा जो करंट का फेज होगा। तो करंट का फेज आप मान लो ω/t + φ है, तो करंट का फेज ω/t + φ है। तो इससे बता रहा है कि जो वोल्टेज का फेज होगा वो φ पीछे होगा, यानी ω/t φ पीछे होगा ना, और उस φ की वैल्यू कितनी होगी, उस φ की वैल्यू -XC/R, यानी ये कह रहा है कि उस φ की वैल्यू tan इनवर्स, अगर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ tan इनवर्स -XC/R। तो अभी भी रिजल्ट यही है, ये बस इतना बता रहा है कि ये जो वोल्टेज है, ये जो E है वो VR के फेज से -φ है। -φ मतलब इतना पीछे है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ स्टूडेंट कि करंट वाला जो फेज है वो E से φ आगे है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बता रहा है वोल्टेज का, ये इन्फॉर्मेशन किसका दे रहा है, वोल्टेज का दे रहा है कि भाई जो VR वाला आपका रेफरेंस वेक्टर है, रेफरेंस वेक्टर से ये जो E0 का वेक्टर आएगा वो φ पीछे आएगा, इसलिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एंगल कितना लगा रखा है, साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लेकिन हमको ये पता चल गया भाई कि करंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे होगा, तो ये वाला वेक्टर पीछे होगा E का वेक्टर। तो हम इनडायरेक्टली ऐसा भी तो कह सकते हैं स्टूडेंट ना कि E के वेक्टर से करंट का वेक्टर ω/t + φ आगे होगा। तो यानी φ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे φ की वैल्यू हम साइन हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स XC/R, क्योंकि यहाँ माइनस साइन इंडिकेट बता रहा था कि जो वोल्टेज का फेजर आएगा, जो E0 जो आएगा वो VR से φ पीछे होगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो I0 होगा वो E0 से φ आगे होगा, इसीलिए ये tan इनवर्स XC/R कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जे ऑपरेटर मेथड से भी हमने RC सर्किट को देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियोज़ को और पिछले वीडियोज़ को भी देखिए, जिससे आप मल्टीपल वीडियोज़ देखेंगे स्टूडेंट तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो फेज़र वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फेज़र वाले वीडियो के बाद जो हमने RL सीरीज़ पैरेलल सर्किट करी शुरू करी है, आज सीरीज़ RC सर्किट पढ़ रहे हैं, इनको अगर साथ साथ देखेंगे तो आपका सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।